Hello dear students, a warm welcome on my channel Gajju Sir English. Thank you from bottom of my heart and thank you very much for all of your love and support. Keep your support like this. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने मुझे खूब सपोर्ट किया। 1 के सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करवाए। बस आपका सपोर्ट यूँ ही बना रहे, हम 1 के से और भी आगे तक जाएंगे यदि आपका साथ यूँ ही बना रहा तो। आज मैं फ्रेंड डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और ये सेशन खासकर बता दूँ मैं सिर्फ एयरफोर्स के बच्चों के लिए है। मैं पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो भी पेंडिंग में पड़ा है, तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जैसे ही लॉकडाउन, ऐसे ही मान लो कोरोना की वैक्सीन आ जाती है और या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ढिलाई दी जाती है और धीरे धीरे करके क्या होगा कि एग्ज़ाम तो होना ही है। तो प्लीज़ मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एयरफोर्स से कनेक्ट जो विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अपनी पढ़ाई को जारी रखें। भले ही आप 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखें, आप पढ़ते रहिए। अब इस टाइम पे आपको नीड है, आपने सिलेबस पढ़ रखा, आपको नीड है ओनली प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के तौर पे मैं कुछ पेपर सेट यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड के थ्रू दूंगा। अभी लाइव क्लास भी अपने स्टार्ट करने वाले हैं आपके सपोर्ट्स की वजह से। तो फ्रेंड्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एयरफोर्स से रिलेटेड पेपर सेट। अब इस पेपर सेट में आपको बता दूं कि एयरफोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बताओ जी, एयरफोर्स में चाहे एक्स का एग्जाम हो चाहे वाई का हो, कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक नेवी का पैटर्न रखा 25 क्वेश्चन। वो क्यों रखा है? कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। वैसे क्वेश्चन तो 20 ही आएंगे भाई, लेकिन मैंने यहाँ 25 क्वेश्चन दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। मैंने वोके के क्वेश्चन और डाले इसमें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। फिलहाल हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें क्वेश्चन को ध्यान समझना है। अब कई बच्चों की शिकायत होती है कि सर पैसेज प्रॉब्लम करता है, पैसेज हमसे नहीं हो पाता, ये पैसेज है ये नहीं हो पाता है सर, सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं उन बच्चों को कह दूं कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, मैं पैसेज के ऊपर एक लाइव सेशन यहाँ शूट करूँगा, ट्रिक्स बताऊँगा, टेक्निक्स बताऊँगा, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि पैसेज आपको करना कैसे है। तो स्टार्टिंग में पैसेज आता है, 4 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, तो आप ध्यान से फोकस कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि एयरफोर्स एग्जाम अकेले ग्रामर का काम नहीं करता है, अकेले ग्रामर ही काम नहीं करती है। ग्रामर के अलावा हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें वोकैब भी आना चाहिए जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को क्या करता है जी, स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंसिव, तीनों सेशन ही। तो सबसे पहले आप क्या करें पैसेज करने के लिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यान से पैसेज को पढ़ना एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। नीचे दिए क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं जो आपको प्रॉपर यहाँ पे आंसर करने हैं। तो सबसे पहले कई बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आप क्वेश्चंस को पढ़ लें। क्वेश्चंस को पढ़ना आप स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस मेरा पहला क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। तो अब करना क्या क्वेश्चन में आपको वो करना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगता है, जो आपको अजीब सा लगता है या कुछ वर्ड ऐसे लगते हैं जो आपको खुद के अकॉर्डिंग अलग दिखते हैं, उन पैसेज में आपको अंडरलाइन करना है। उनको बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं भाई? कीवर्ड। की का मतलब होता है चाबी। तो चाबी आपके हाथ में आ गई तो लॉक तो अपने आप ही खुल जाएगा ना। तो हमें उन कीवर्ड्स को यहाँ पे पकड़ना है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, व्हाई डज द स्पीकर से दैट सेल्स वर पुअर। स्पीकर ने क्यों कहा कि उसकी सेल्स वर पुअर। यहाँ पे देखो सेल्स वर पुअर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर पैसेज पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो सेल्स वर पुअर को अंडरलाइन कर लीजिएगा और ध्यान में रहना चाहिए पैसेज में कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, वहीं पे इसका आंसर हमें मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय। सेकंड क्वेश्चन अपना है हाउ डिड द बॉयज मैथड्स ऑफ काउंट कीपिंग इफेक्ट द स्पीकर। तो काउंट कीपिंग इफेक्ट द स्पीकर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। वाई, यहाँ पे वाई डिड द पब्लिक कंप्लेन। तो वाई डिड द पब्लिक कंप्लेन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये फैक्ट वर्ड है। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पैसेज में हमें करना है, तो मैंने यहाँ पे इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहूँगा मैं फ्रेंड्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, वेयर डिड द ऑर्डर क्विट फ्रॉम। तो ऑर्डर क्विट फ्रॉम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन पैसेज का है, वो ये है वाई डिड स्पीकर से टीयर्स। स्पीकर से टीयर्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब इनके आंसर्स यहीं पे अपन को मिलने वाले हैं, ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी दोनों में ही आपको समझाने वाला हूँ। और अभी आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आपका रीडिंग सेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे बैंक में तो बहुत बड़े पैसे आते हैं, आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे रीडिंग को मजबूत करने के लिए न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करेंगे, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ एसएससी बैंक वाले स्टूडेंट के लिए भी। तो यहाँ पे पैसेज को पढ़ना चाहूँगा और पैसेज को स्टार्ट करता हूँ। ओके,
देखिएगा। इंग्लिश की मैं हिंदी भी यहाँ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट। कई विद्यार्थियों की डिमांड होती है कि सर हिंदी भी साथ साथ बता दीजिएगा जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो चलो ठीक है, उनकी बात को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पैसेज को डिस्कस करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, डिटेल से मैं साथ साथ पैसेज में ग्रामर भी इस्तेमाल करूँगा भाई। जिसका ग्रामर अच्छा है वो ग्रामर भी साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव के साथ पकड़ना स्टार्ट कर ले। तो यहाँ पे मैं ग्रामर भी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। माई वरीज वर इंक्रीजिंग। यहाँ स्पीकर बोल रहा है कि स्पीकर नहीं, जो वक्ता है वो कह रहा है, जिसको लिख रहा है वो कह रहा है, जिसके साथ ये हुआ है वो बोल रहा है माई वरीज, मेरी चिंताएं। वरीज यहाँ पे नाउन है और प्लूरल नाउन है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे क्या आया, वर आया है। माई यहाँ पे क्या है जी, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ओके, बाद में नाउन ले रहा है ये, और वर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, आईएनजी आ रहा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो मेरी चिंताएं बढ़ रही थी। द बॉय, द बॉय कौन सा बॉय। अब आपने कहा सर आर्टिकल द कैसे लगा दिया, कौन सा बॉय, तो ये बताएगा कौन सा लड़का है, बताएगा। डेफिनेट आर्टिकल द लगा तो बताएगा कौन सा लड़का है। द बॉय एट द सोप वॉज बिकमिंग मोर ग्लैमरस। द बॉय, जो लड़का, एट द सोप, कौन सोप, इसकी जो डेफिनेट शॉप थी इसकी स्पीकर की, तो लड़का मेरी दुकान पे था। वॉज बिकमिंग, बहुत ज़्यादा, मोर क्लैमरस। क्लैमरस यहाँ पे आप बताइए, मोर यहाँ पे कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, क्लैमरस यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, तो वो लड़का ज़्यादा ही, क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहल करता था, यानी बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता था, आवाज़ करता था लड़का जो मेरी दुकान पे था। माई सेल्स वर पुअर, इसकी वजह से क्या हो गई, मेरी जो बिक्री थी वो क्या हो गई जी, मतलब गिरावट आ गई बिक्री में। पुअर का मतलब यहाँ गिरावट से है, मतलब कम हो गई थी बिक्री, गरीब से नहीं है भाई। एज द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर, जैसे ही रेलवे, अब बिक्री कम क्यों हो गई, आपको वहाँ पे मैंने अंडरलाइन करवाया था, कीवर्ड को आप ध्यान देना भाई। बिक्री कम क्यों हो गई थी, एज, जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही, द रेलवेज वर एडमिटिंग, रेलवे ने एडमिट करना स्टार्ट कर दिया क्या जी, मोर पेडलर्स। बहुत सारे पेडलर्स होते हैं जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, ठीक है, चाय वाले, बिस्किट वाले, ऐसे आते हैं ना, पेडलर्स होते हैं, घूम घूम के सामान बेचते हैं। तो रेलवे ने एडमिट कर दिया, बहुत सारे लोगों को परमिशन दे दी है ऑन द प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप भी आ सकते हैं। अब आप बताओ, एक दुकान होती है अब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक साथ आपको पता है कि 5-7 दुकान हो जाती है, एक साथ क्या है, 5-7 दुकान हो जाती है, तो आपको पता है कि वो जो पहले जो बिक्री उस दुकान की थी उससे ज़्यादा उन दुकानों की वजह से कम हो जाएगी। तो बहुत सारे पेडलर्स यहाँ आ गए हैं सामान बेचने के लिए, इस वजह से उनकी बिक्री में गिरावट आ गई है। ओके, माई केस, रिसीट पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होता है RECIPT, सुन लेना भाई, रिसीट होता है। तो मेरी केस थी, पावती रसीद थी, वर गोइंग डाउन, वो बहुत डाउन में जा रही थी। एंड माई क्रेडिट, जो केस में पैसा आता था, क्रेडिट का मतलब केस में जो सेल्स होती थी, अलोन फ्लरिश्ड, तो अस्त व्यस्त हो गई थी। ठीक है, द होल सेल मर्चेंट, जो खुदरा विक्रेता था, एक साथ सामान देने वाले थे। हु सप्लाइड मी, जो मेरे को सप्लाई करते थे विद गुड्स, से सामान वगैरह, स्टॉप, बंद कर दिया उनने। क्रेडिट टू मी, कि भाई पैसे दो, केस दो और सामान लेके जाओ, उधार में सामान नहीं मिलने वाला यहाँ पे। द बॉय मेथड, जो लड़का था, ऑफ अकाउंट कीपिंग, ये भी अंडरलाइन करवाया था मैंने आपसे, क्या जी, ये भी मैंने आपसे अंडरलाइन करवाया था भाई, ये भी मैंने आपसे अंडरलाइन करवाया था क्या। अब यहाँ पे वापस हम पढ़ने वाले द बॉयज मैथड, लड़के का, देखो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, लड़के का मेथड एंड तरीका ऑफ अकाउंट कीपिंग। ऑफ क्या है जी, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद में कीप एक वर्ब है, तो प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब आएगा वो ING केस में आएगा, वो एज ए जेरेंड होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे नाउन क्या, अकाउंट कीपिंग पूरा नाउन है। ओके, और इसके लिए वर्ब यहाँ पे वॉज लगा हुआ है। ये एक टू प्रेपोजिशन होता है, टू इंग्लिश में 2 होते हैं, एक इन्फिनिटी वाला टू और एक होता है टू प्रेपोजिशन। यदि टू इन्फिनिटी वाला है तो टू को क्या पसंद है, बेस पसंद है, और यदि टू कौन सा है, टू प्रेपोजिशन वाला है, तो इसके बाद में नाउन आएगा भाई। इसके बाद में जैसे वर्ब होगा उसका बेस फॉर्म नहीं आएगा, बाद में जेरेंड ही आएगा, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऐसे वर्ड आपने पढ़ रखे हैं। मैं ग्रामर में डिटेल से डिस्कस करूंगा बच्चे। ओके, तो मैं यहाँ पे पैसेज पढ़ रहा हूँ। वॉज सॉ चैउटिक, चैउटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, जो अकाउंट रखने का तरीका था लड़के का वो अस्त व्यस्त था। दैट आई डिड नॉट नो, इसलिए मैं नहीं जान पाया, वेदर आई वॉज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, की मुझे फ़ायदा हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब फ़ायदा हो रहा है, या बैकवर्ड या मुझे घाटा हो रहा है, मैं नहीं जान पाया। मैं क्यों नहीं जान पाया, देखो जी, कंजक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे, कंजक्शन में वेदर का जो पेयर है वो और होता है बच्चे। कंजक्शन में वेदर का पेयर क्या होता है, जैसे नॉट ओनली का क्या होता है, बोलेंगे नॉट ओनली का क्या होता है भाई, बट आल्सो, आइदर का और नाइदर का नोर, ऐसे ही वेदर का पेयर क्या होता है, और होता है। ठीक है,
ही प्रोड्यूस केस फ्रॉम द काउंटर इन हैपेजेड मैनर। अब वो लड़का यदि केस लेता था किससे, मान लो कोई बिस्किट लेने आया, उसने पैसा लिया, तो वो हैपेजेड मैनर में लेता था, अस्त व्यस्त तरीके से पैसा लेता था। मतलब कि 2 रुपये लिए, 10 रुपये लिए तो साइड में यहाँ रख दिए, वहाँ रख दिए, मतलब ऐसे हैपेजेड का मतलब होता है अस्त व्यस्त तरीके से। एंड देयर वर इमेंस गेप। अब धीरे धीरे इमेंस का मतलब होता है बड़ा, अच्छा लार्ज, है ना। तो देयर वर यहाँ पे, अब देखो देयर यहाँ पे क्या है, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर नहीं आया भाई, देयर तो इंट्रोडक्शन करवाने आया। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, गेप्स की वजह से यहाँ पे वर आया। ओके फ्रेंड्स, गेप्स की वजह से देयर के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं लगती है। देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बेचारा सब्जेक्ट की तरह होता है, इम्पीटी खाली पड़ा है, बल्कि मेन सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या गेप्स है। तो देयर वर इमेंस गेप, वहाँ बड़े बड़े गेप आने लगे ऑन द स्लेव्स, यानी जो तिजोरी होती है, आपको पता है स्लेव्स का मतलब होता है थोड़े ऐसे खांचे बने होते हैं, आप देखे होंगे ना, दुकान में एक साइड बिस्किट पड़ा है, एक साइड मान लो साबुन पड़ी है, ऐसे ना, ऐसे आप देखेंगे स्लेव्स बनी होती है दुकान के अंदर, तो उसमें गेप आने लगे। गेप क्यों आने लगे, तो ऊपर बता दिया गया कि भाई होलसेल विक्रेता ने सामान देने के लिए मना कर दिया, जो था वो बिक गया। अब जब सामान धीरे धीरे बिकेगा और नया नहीं आएगा तो गेप ही दिखेगा। ऑल ओवर द शॉप, पूरी पूरी दुकान में गेप आने लग गया, है ना। द कंप्लेंट बाय द पब्लिक, लोग शिकायत करने लगे थे, वॉज दैट नथिंग वन वांटेड वाज एवर अवेलेबल। जो हम चाहते हैं उसके पास तो कभी मिलता ही नहीं है। लोगों ने शिकायत करना स्टार्ट कर दिया कि साहब जो हम चाहते हैं वो तो इस आदमी के पास मिलता ही नहीं है। अब हुआ क्या, आगे देखिएगा। हुआ एक सडनली, अचानक से, द रेलवेज गेव मी ए नोटिस, रेलवे ने मुझे एक नोटिस भेजा, टू क्विट, छोड़ दो। क्विट का मतलब होता है QIT, क्विट यानी होता छोड़ना या त्यागना, छोड़ दो, क्या दुकान खाली कर दो भाई। आई प्लीडिड, मैं गिड़गिड़ाया, प्लीडिड का मतलब गिड़गिड़ाया या याचना की, विद द ओल्ड स्टेशन मास्टर के सामने, पुराना स्टेशन मास्टर था उसके सामने, एंड पोर्टर यानी कुलियों के सामने, बट दे कुड डू नथिंग, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सके थे। क्यों नहीं कर सके थे, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम हाई अप, ऑर्डर कहाँ से आया था जी, हाई अप से आया था, उच्च अधिकारियों से आया था, इस कारण से वो कूली वगैरह या स्टेशन मास्टर कुछ नहीं कर सके थे। द शॉप वॉज गिवन टू मी ए न्यू कॉन्ट्रैक्टर, और शॉप किसको दे दी गई भाई, नए ठेकेदार को दे दी गई। आई कुड नॉट कंटेम्पलेट द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द रेलवेज, है ना। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि मैं रेलवे से कट जाने की संभावना पर विचार नहीं कर सकता था। ये बता रहा है कि मैं ऐसे रेलवे से कट जाऊंगा, इस संभावना पर। प्रोस्पेक्ट का मतलब समझाओ ना, कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। और यहाँ पे मैंने फिर से कहा था आपको, ऑफ क्या है, वो प्रपोजिशन है, ऑफ के बाद में यहाँ बीइंग लगा हुआ है, जेरेंड है, जो बीइंग बी की क्या है जी, ING फॉर्म है, बी वर्ब की ING फॉर्म है, और कट ऑफ या फ्रेजल हुआ है कट जाना, ओके, फ्रॉम द रेलवे, ऐसे उसने सोचा भी नहीं था। आई ग्रू डिस्पेरेट, वो क्या हो गया भाई, डिस्पेरेट और निराश हो गया, एंड एंग्री, उसे गुस्सा आया। आई सेड टीयर्स एट सीइंग अ न्यू मैन इज द प्लेस वेयर आई एंड माई फादर हैड सेट। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, आई सेड टीयर्स, मेरी आंखों में आंसू आ गए, एट सीइंग, देखो एट यहाँ प्रपोजिशन है, वो जेरेंड फिर से यूज हुआ है, एट सीइंग ये देख कर, न्यू मैन एक नया आदमी, इज द प्लेस वेयर, एक नया आदमी जो प्लेस जहाँ पे, वेयर यानी जहाँ पे, आई एंड माई, मैं और मेरे पिताजी, हेडसेट जहाँ पे बैठा करते वहाँ नए आदमी को देखकर आंसू आ गए, बिल्कुल। आई स्लेप्ड द बॉय ऑन द चिक, और मैंने उस लड़के के चिक के ऊपर क्या मारा, थप्पड़ मारा। देखो बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज में आपको एक रूल पढ़ाऊंगा मैं, आर्टिकल में प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ द आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है। एंड ही क्राइड, वह जोर से चिल्लाया, कौन, वो लड़के थप्पड़ लगा तो चिल्लाएगा ही बेचारा, आपके थप्पड़ मारे तो आप भी नहीं चिल्लाएंगे। एंड इस फादर, और उसके पिताजी, द पोर्टर, अब देखो उसको थप्पड़ मारी, लड़का चिल्लाया, तो उसका जो बाप था, अब देखो ये यहाँ पे कोमा लगा हुआ है ना, ये कोमा लगी हुई, इसके बारे में जानकारी बताता हूँ जी आपको। ये कोमा लगी हुई है, इसको बोलते हैं अपोजिशन केस, और आगे वाली जानकारी इसी के लिए लिखी हुई है। द पोर्टर, जो पोर्टर था, कोली था उसका बाप, केम डाउन पास में, ऑन मी, और मेरे पास में, ऑन यहाँ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। एंड सेड, और कहा, दिस वॉट ही गेट्स हेल्पिंग यू, उसके पिताजी पास में आए और उन्होंने यहाँ पे आश्चर्य की तरीके से एक्सक्लेमेशन लेते हुए कहा कि इस लड़के को यही मिलना चाहिए, मतलब कि कमेंट कसा है, यहाँ पे टोंट कसा गया है कि इस लड़के को वही मिलना चाहिए जो आपने दिया, मतलब आई हैड ऑलवेज टोल्ड, देखो ये हैड है, आगे थर्ड फॉर्म है, इसलिए ऐसा वुड भी होता है, लेकिन बेस फॉर्म, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आती है, तो आई हैड ऑलवेज टोल्ड, मैं हमेशा इसको बताया करता था, द बॉय, इस लड़के को, कौन से को, मेरे वाले लड़के को, ही वॉज नॉट योर पे सर्वेंट, कि आप ये बेटा तू उसका पे सर्वेंट नहीं है, मतलब ये घर की दुकान है, अपनी घर की तरह काम किया कर, लेकिन तूने थप्पड़ मार दिया तो एनीवे कोई बात नहीं, एनीवे कोई बात नहीं, थप्पड़ मार दे तो मार दिया भाई, अब क्या किया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन, Why does the speaker say that his sales were poor? Why यानी क्यों does the speaker, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा
दैट हिज सेल्स वर पुअर। अब यहाँ पे डज है, डज के बाद में भी क्या जी, डज इंट्रोगेटिव यूज हुआ है, बेस फॉर्म आई, डज के बाद में बेस फॉर्म आती है बच्चे, है ना। दैट हिज सेल्स वर पुअर की उसकी में गिरावट क्यों आ गई थी, ऐसा क्यों कहा उसने, तो इसका आंसर आप बताओगे जी, क्या आंसर होगा, प्लीज हरी ऑफ टेल मी व्हाट द राइट आंसर हियर, टेल मी स्टूडेंट। Because his cash receipt were going down, because the boy at the shop was becoming more clamorous, नहीं, बिकॉज क्योंकि द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, रेलवे ने बहुत सारे पेडलर्स को प्लेटफॉर्म पे अनुमति दे दी, इस वजह से उसकी बिक्री थी उसमें गिरावट आ गई। सी आंसर होगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा सेल्स वर पुअर, ये सेल्स वर पुअर का यहाँ ऊपर चलेंगे हम, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा समझा के चलूँ कि भाई वो आपने कीवर्ड क्यों बनाए थे, तो ये रहा माई सेल्स वर पुअर, तो इसका आंसर ये रहा रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स, तो ये देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगा सेल्स वर पुअर, देखो सेल्स वर पुअर वाला था, इसको मैंने मैच कर दिया रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स ऑन प्लेटफॉर्म, ऐसे आपका कीवर्ड था सेल्स वर पुअर, ये यहाँ पे मैच हो गया, इसका आंसर ये पड़ा। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी, और भी तरीके हैं, जब मैं पैसेज की क्लास बनाऊंगा तो आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर सी है, हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, हाउ डिड द बॉयज मेथड अकाउंट कीपिंग इफेक्ट द स्पीकर, हाउ यानी कैसे डिड द बॉयज मेथड, लड़के के जो काउंट रखने का तरीकों को स्पीकर को कैसे प्रभावित किया, मतलब कैसे बताना है जी, बताओ भाई इसका आंसर बताओ भाई, टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर हियर गाइज, डू यू हैव एनी आइडिया, पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट पढ़ो और आंसर करो। His worries increased. He produced cash from the counter in haphazard manner. His sales were poor. He did not know. अब देखो उसको इफेक्ट क्यों किया, he did not know, वो नहीं जान पाया था, डिड के बाद में बेस फॉर्म आती है, और नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में डिड का यूज होता है, डू डज डिड तीनों का यूज हमेशा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होता है जी। ही डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, इफ़ ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड कि उसे फ़ायदा हो रहा है या उसको बैकवर्ड घाटा हो रहा है, उसको नहीं जान पाया, इसलिए उस लड़के के काउंट रखने के तरीके ने उसको प्रभावित किया। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग वाला आंसर इसका हो जाएगा। वाई डिड द पब्लिक कंप्लेन, तो आपने पढ़ा लोगों ने, वाई डिड द पब्लिक कंप्लेन, पब्लिक ने कंप्लेन क्यों की भाई, बताओ भाई, इसका आंसर की तरफ चलता हूँ मैं स्टूडेंट, ये आ गया इसके आंसर, आप बताओ जी भाई, ये ऑप्शन आ गए हैं, अब आंसर आप बताओगे क्या होगा। बिकॉज बताओ भाई, बिकॉज क्रेडिट एट द होलसेल वॉज गॉन, बिकॉज नथिंग वन एवर वांटेड वॉज अवेलेबल, ये हो गया इसका आंसर, बिकॉज नथिंग वन एवर वांटेड वॉज अवेलेबल, जो हम चाहते हैं वो दुकान पे कभी मिलता ही नहीं था, इसलिए लोगों ने क्या कर दिया भाई, शिकायत कर दी उसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा भाई ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड, क्वेश्चन है नेक्स्ट है, वेयर डिड द ऑर्डर टू क्विट फ्रॉम, ऑर्डर कहाँ से आया था जी, फ्रॉम हाई अप से आया था, ठीक है, बिल्कुल उच्च अधिकारियों से उसका आया था, नो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्पीकर शेड टीयर्स, स्पीकर के आंसू, आंखों में आंसू क्यों आ गए, बताओ जी, व्हाई डिड क्यों आ गए थे, बताओ भाई, आंसर क्या होगा भाई, फटाफट ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ। बिकॉज ही सॉ, इसको देखो सॉ पढ़ते हैं, वैसे सो बोलते हैं, ही सो, बिकॉज ही सो ए न्यू पर्सन, उसने नए आदमी को देखा, वेयर ही एंड हिज फादर हैड सेट, जहाँ पे वो और उसके पिताजी बैठा करते थे, तो इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारी जगह आज दूसरे आदमी बैठने लग गए हैं, ऐसा देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको ब्लैंक्स में यहाँ बनना है, ये ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको, सी हैज़ कुक्ड एंड हर, एंड से जुड़े हुए दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सेम होते हैं, एंड के पहले यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जी, पास्ट पार्टिसिपल है, तो बच्चे एंड के बाद में भी पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, याद रखना जी, एंड से जुड़े हुए दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सेम होते हैं, एंड के इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव बात होगी, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव बात होगी, एंड से जुड़े हुए दो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम रहेंगे, इसलिए एंड के पहले पार्टिसिपल आया तो आगे भी क्या होगा बच्चे, पार्टिसिपल ही होगा। तो बताओ जी, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब कौन सी है, तो यहाँ पे ये पड़ा इटन, तो 6 का आंसर क्या हो गया भाई, 6 का आंसर बी हो गया है, इटन। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया होगा, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन हॉट, सूर्य क्या है जी, गर्म है, तो सूर्य गर्म ही होता है, ठीक है, इट्स जनरल ट्रूथ है, नॉर्मल सी बात है। बताओ आंसर बताओ फटाफट, सबका पढ़ा हुआ, तो सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है, बेसिकली बात है, यूनिवर्सल का हो आप चाहे जनरल ट्रूथ का हो।
एक ही बात है जी। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा, इफ सी द डर्टी क्लॉज हियर वी विल पे फॉर हर। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है, आसान सा क्वेश्चन है। कंडीशनल वाक्य को पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये कैसे हैं जी, ये डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज किसके, मेन क्लोज के ऊपर, जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, रिजल्ट क्लोज होता है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो पहले जो डिपेंड है उसको पढ़ लेते हैं। इफ सी द डर्टी क्लॉज हियर, यहाँ यदि वो डर्टी कपड़े क्या करती है जी, क्या करती है, वर्ब बननी है, धोने वाली वर्ब है। यदि यहाँ पे वो डर्टी कपड़े धोएगी तो क्या होगा भाई, वी विल पे फॉर हर। तो हमसे यहाँ पे क्या लेंगे, पे फॉर, को पे करना पड़ेगा। तो बताओ भाई, सी कैसा सब्जेक्ट है। तो आगे वाला क्लोज विल प्लस पे है, तो आगे वाला क्लोज में मॉडल है, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस 3 होते हैं। यदि इफ वाला क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस होता है तो आगे वाले क्लोज में क्या होता है, विल या शैल प्लस बेस फॉर्म होती है। इफ वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म या वर हो तो आगे वाले क्लोज में विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड होगा, बेस फॉर्म होगी। इफ वाले क्लोज में हैड प्लस वी थर्ड हो तो आगे वाले क्लोज में वुड हैव, शुड हैव या कुड हैव प्लस वी थर्ड होगा। बेसिक सी 3 बातें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इफ वाला क्लोज में आपको वर्ब बनवा रहा है, आगे वाला क्लोज मॉडल है, तो इफ वाले क्लोज में सी सिंगुलर है और वर्ब को सिंगुलर, वर्ब हमेशा कैसी होती है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस जोड़ते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। इफ सी वॉशेस द डर्टी क्लॉथ्स, यदि वो यहाँ पे अपने गंदे कपड़े धोएगी तो शी विल पे फॉर, इसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। और तो क्या भाई, अभी नहीं, फ्यूचर की बात हो रहा है, पे फ्यूचर में करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे यहाँ आके गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझना है बच्चे। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं जी। 9 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू हैड बेटर, देखो हैड बेटर, हैड नहीं है यहाँ पे, पूरा एक फ्रेज है हैड बेटर। ओके, हैड बेटर है, वुड रादर है, तो हैड बेटर के बाद में क्या आएगा, बेस फॉर्म आती है। देखो हैड अकेला होता है तब तो क्या लेके आना आपको, थर्ड फॉर्म। हैड बेटर आए, है ना, वुड रादर आए, तो इनके बाद में क्या आती है जी, बेस फॉर्म आती है ना। तो आप बताओ, यू हैड बेटर द ट्रूथ, बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। हैड बेटर बेस फॉर्म का है यार, बड़ी बेस फॉर्म, आप इसको फर्स्ट फॉर्म बोल देते हो, बेस फॉर्म, ठीक है। एयरफोर्स में तो क्वेश्चन भी आता है वर्ब से। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं जी, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म वो जो बोलते हो आप उसको, जो एस या एस वाली आपकी है उसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। तो यहाँ हैड बेटर या वुड रादर आ जाए तो उनके बाद में बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। अभी हैड बेटर, वुड रादर वगैरह मैं डिटेल से ग्रामर में पढ़ाने वाला हूँ, फिलहाल आप इतना याद रखें, अकेला हैड होता है तब तो थर्ड फॉर्म लगानी है, और हैड बेटर या वुड रादर आए तो आपको बेस फॉर्म का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सी ऑलवेज, वो हमेशा हॉट कॉफ़ी, हमेशा वो गर्म कॉफ़ी पीती है। इसका मतलब क्या है जी, रेगुलर एक्शन है, और रेगुलर एक्शन कौन से टेंस में आता है जी, या हैबिचुअल एक्शन कह दीजिएगा। रेगुलर एक्शन है वो आती कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में आती है, और प्रेजेंट सिंपल में सी कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सी ऑलवेज, वो हमेशा ड्रिंक्स हॉट कॉफ़ी, हमेशा हॉट कॉफ़ी पीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइदर, आइदर का पेयर क्या होता है भाई, आइदर का और, नाइदर का नो, नॉट ओनली का बट आल्सो। आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बात है, आइदर और नाइदर और नॉट ओनली, इनकी जो पहली एरर है, पहले तो फर्स्ट एरर आप किसकी मान ले, पेयर एरर होती है। किसकी होती है भाई, पेयर, पेयर पता होना चाहिए आपको, आइदर का आपने कहा सर और होता है। दूसरा एरर किसके ऊपर होता है, दूसरा एरर होता है इसके बाद में वर्ब किसके आधार पे आए। और सबसे इंपॉर्टेंट एरर, ये दोनों एरर तो आपको आती है, सबसे इंपॉर्टेंट एरर कौन सी होती है, प्लेसमेंट की, कि सही प्लेसमेंट कहाँ पे होना चाहिए। अब और है, और के ठीक बाद में सब्जेक्ट है, तो आइदर के ठीक बाद में भी सब्जेक्ट है। अब वर्ब किसके अनुसार लगाए, तो आइदर का पेयर और, नाइदर का पेयर नोर, नॉट ओनली का बट आल्सो, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाए। मतलब और के ठीक बाद में, या नोर के ठीक बाद में, या बट आल्सो के ठीक बाद में सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाए। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी वो बताओ जी। आई के साथ क्या लगाते हो, आइदर यू, या तो आप, या मैं थिप चोर हूँ, तो यहाँ पे एम आएगा। यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, एम आता है। कई बार आप आर मत कर देना, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन। तो यहाँ बताओ जी, आइदर यू और आई थिप, हैव बीन। अब देखो आपको सर हैव बीन ये नहीं है जी, यहाँ पे आंसर आपका प्रॉपर हो जाएगा 11 के में ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपर कर लेता हूँ क्वेश्चन को, जहाँ पे समझ में आ जाए। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। en से बनने वाले प्लूरल दो है आपके, तीन है, तीन प्लूरल बनते हैं en से। एक तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, एक ओक्स का, ध्यान रखना बच्चे, ओक्स का बनता है प्लूरल en से ओक्सन। एक ब्रदर का ब्रेदरेन भी बनता है। ब्रदर का ब्रदर्स तो होता है सेम रिलेटिव होते हैं, सेम रिलेशन के होते हैं, सेम खून होते हैं, ब्रदरेन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ब्रदर और ब्रदरेन में भी डिफरेंस होता है। ब्रदर्स होते हैं और ब्रदरेन भी होते हैं, उनमें डिफरेंशिएट है। सोसाइटी की बात होगी, अलग से डिटेल से करेंगे। लेकिन en से एक तो ब्रदर का वाला बन जाता है, एक ओक्स का आपका ऑक्सन भी होता है, ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने वाला हूँ डिटेल से। चिल्ड्रन खो इन द स्कूल कैंपस व्हेन देयर कॉज कैम देम। देखो व्हेन का मैं यूज़ आपको बताने वाला हूँ बच्चे। व्हेन का यूज़ आप समझ जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को ग्रामर में कर सकते हो। जब टेंस पढ़ोगे तब व्हेन का मैं यूज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। बच्चे हैं खो इन द स्कूल कैंपस में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तभी क्या हुआ, देयर कॉज कैम टू देम, उनका कॉज उनके पास में आया था। तो यहाँ पे बच्चे एक काम लगातार चल रहा है, दूसरा उसी के बीच में हैपेंड होता है, तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स है टेंस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर में। अभी फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग खो खो इन द स्कूल कैंपस। बच्चे स्कूल कैंपस में खेल रहे थे खो खो। व्हेन तभी क्या हुआ, देयर कोच, देयर किसके लिए आया है जी, उन बच्चों के लिए। देयर यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव है, इन चिल्ड्रन के लिए आया है जी, देयर। ओके, देयर कोच, उनका कोच, केम टू देम, उनके पास है। तो टू यहाँ पे क्या, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में क्या आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा जी, है ना। ओके फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर इसका क्या हो गया, बी। 12 का आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ 13। ओके, आई राइट लेटर्स ऑल द मॉर्निंग। अब आप समझ लीजिएगा, ये भी टेंस का क्वेश्चन है। टेंस का क्वेश्चन है जैसे कि ऑल, ठीक है, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल नाइट, हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। वो ऑल कौन सा टेंस रहता है, ये ऑल प्लस टाइम वाला केस है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस समझ लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ क्या आता है, हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म बीन पड़ी है बी की, और कॉन्टिन्यूस का मतलब आईएनजी, राइटिंग पड़ी है। तो आंसर क्या हो गया, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग। पूरी सुबह से ही वो पत्र लिख रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ फ्रेंड। 14 क्वेश्चन है मेरा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा ये क्या है कि पेपर सेट मैंने लिया है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप क्वेश्चनों को हमें समझना है। ही देयर फॉर 3 आवर्स, अगला क्वेश्चन है ही देयर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। बताओ जी, फोर प्लस टाइम आया है, कौन सा टाइम है जी, अनसर्टेन टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम आया 4, 3 घंटे से क्या कर रही है जी, तो 3 घंटे से है। ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ देखो आई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसे है, इस वाले में क्या नहीं है, टाइम नहीं आता, फॉर एसेंस नहीं आता है। हैव बीन लाइंग, हैव का यूज़ तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ही के साथ सिंगुलर है, तो हैव भी कट गया, ये भी कट गया, नन ऑप्शन है नहीं। तो अपने पास बचा कौन सा 14 में, तो 14 का अपना आंसर क्या हो गया, फटाफट बोलो, अब तो बहुत ईजी है, अब तो बता ही सकते हो आप। तो 14 का आंसर ए हो गया, हैज़ बीन लाइंग। लाइंग का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो ही हैज़ बीन लाइंग, झूठ बोल रहा है, देर यहाँ नहीं, यहाँ पे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, ठीक है। सॉरी, एक बार आती है लाई, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। एक आती है लाई और एक होती है ले। लाई का मतलब क्या होता है जी, लेटे रहना भी होता है ना इसका, यहाँ मतलब यहाँ पे लेटे रहना भी। और लाई का मतलब ये झूठ बोलना होता है, इस लाई का मतलब होता है लेटे रहना। और या एक ले होता है, इसका मतलब होता है अंडे देना। ओके, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका बेसिकली है, 3 घंटे से यहाँ पे लेटा हुआ था। ही समटाइम्स, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है टेंस का, ही समटाइम्स यानी कभी कभार, समटाइम्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, ध्यान रखना बच्चे। समटाइम्स कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो प्रेजेंट में क्या आ जाएगा जी, ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या लगाते हैं, एस या एस। तो ही समटाइम्स, और कभी कभार स्लिप्स होता है, इन द गार्डन में सोता है। तो समटाइम्स आप ध्यान रखना टाइम एडवर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होती है, इसलिए समटाइम्स आ जाए तो वहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाओगे, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगाओगे, ये डिसाइड करेगा वर्ब को कौन। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस या एस लगा के आपका आंसर हो गया यहाँ पे बच्चे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बाय नेक्स्ट जून
क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बाई नेक्स्ट जून ही इज सेकंड नॉवेल। तो बाई प्लस टाइम कौन सा टेंस में आता है, बाई या बिफोर प्लस टाइम, ध्यान रखना बच्चे, बाई और बिफोर प्लस टाइम आता है फ्यूचर परफेक्ट, याद रखना, बाई या बिफोर प्लस टाइम आएगा फ्यूचर परफेक्ट में। अब आप बताओ जी ही के साथ क्या लगाओगे, ही के साथ फ्यूचर परफेक्ट में विल हाउ प्लस वी थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट की टाइम वर्ब क्या होती है, विल हाउ और शैल हाउ प्लस वी थर्ड, ये होती है फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव रिटन, तो यहाँ पे बाई नेक्स्ट जून ही विल हैव रिटन ही सेकंड नॉवेल। तो आंसर हो गया डी बच्चे। अब एरर वाले क्वेश्चन दिए हैं, एरर वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और एरर ढूंढेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट एरर, कौन से पार्ट में नहीं एरर है तो नो एरर कर दीजिएगा। इजीली, बहुत इजी से क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। बताओ भाई, एरर वाले क्वेश्चन है, फटाफट बताना पड़ेगा आपको। हैड यू बीन टू कोलकाता आई वुड ऑल्सो गो विद यू। कह रहा अगर आप कोलकाता होते तो मैं भी आपके साथ जाता। हैड यू बीन टू कोलकाता, कोलकाता होते तो मैं भी आपके साथ कोलकाता जाता। बताओ भाई, ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे इंट्रोगेशन वाला नहीं, हैड प्लस वी थर्ड है, तभी बताया था मैंने, हैड प्लस वी थर्ड है तो आगे वाले में क्या होता है, वुड हैव प्लस वी थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, आई वुड हैव ऑल्सो गॉन विद यू, ऐसा आता, वुड हैव प्लस वी थर्ड, आई वुड हैव ऑल्सो गॉन, गॉन आता भाई, तो बी पार्ट में एरर है। सही के क्या होता है, आई, इधर हैड प्लस वी थर्ड है तो इधर क्या होगा, वुड हैव प्लस वी थर्ड, तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर होगा। बहुत ईजी सा एरर था। ही टॉक्स, देखो इंग्लिश में आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा टेंस में भी और कंडीशनल सेंटेंस में भी, एज इफ और एज दो, एज इफ और एज दो, थोड़ा सा मैं इसको लिख दूं मैं यहाँ पे, एज इफ एज दो, समझिएगा बात को, थोड़ा हल्का समझा देता हूँ। एज इफ एज दो की कंडीशन है इसमें, यदि एज इफ एज दो से पहले प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस हो तो बोलो आगे क्या आएगा, आगे या तो सेकंड फॉर्म आएगी या वर आएगा। क्या आएगा, या तो सेकंड फॉर्म या क्या आएगा, वर आएगा, पहली बात। दूसरी बात कर लेता हूँ अब, एज इफ और एज दो से पहले सेकंड फॉर्म हो तो आगे याद रखना बच्चे हैड प्लस वी थर्ड आएगी। हिंदी मीनिंग होता है एज इफ या एज दो का हिंदी मीनिंग होता है मानो की, हिंदी मीनिंग क्या होता है, मानो की। तो ही टॉक्स, वो बात करता है एज इफ मानो की ही वॉज माई बॉस की, वैसे जैसे वो मेरा बॉस हो, वैसे बात करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो। तो ही यहाँ पे एज इफ से पहले प्रेजेंट सिंपल में एस या एस है, तो इफ के बाद में कंडीशनल सेंटेंस में वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, आपने पढ़ा है, वर आएगा। या यहाँ पे क्या आती है सेकंड फॉर्म, जैसे भी वर्ब भी यहाँ पे क्या है जी, सेकंड फॉर्म। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बी की बेस फॉर्म बोलो जी इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, तो बी की यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, वर बी के सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ। सबसे पहले व्हेन आई विल गो टू नेपाल आई विल परचेज अ वॉच फॉर माई यंगर ब्रदर। तो मैं सबसे पहले किसको पढ़ूंगा भाई, मैं सबसे पहले कंडीशन है व्हेन आई विल गो टू नेपाल आई विल परचेज। इसमें एरर कहाँ थी, यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, वर आएगा, ध्यान रखना बच्चे। तो कौन से पार्ट में हुई, सी पार्ट में, याद रखना। तो व्हेन, जब आई विल गो टू नेपाल, जब मैं नेपाल जाऊँगा, आई विल परचेज अ वॉच फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए घड़ी खरीदूंगा। तो आप बताओ जी क्या एरर है। तो इस व्हेन वाले क्लोज कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल का यूज़ नहीं होता है, तो इसी में एरर है। व्हेन आई गो टू नेपाल, जब मैं नेपाल जाऊंगा तब होगा, यहाँ विल का यूज़ नहीं होगा। तो ये पार्ट में मिस्टेक है, बेसिक से क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स डोंट वरी, आपको तो बस एक प्रैक्टिस करते रहना। बस ये 30-35 पेपर सेट मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम से पहले, बस इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा 100%। अपना काम होना चाहिए, बस अपनी एग्जाम में क्वेश्चन टकराने चाहिए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। ही विल डाई, वह मर जाएगा, इफ़ ही विल टेक द ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, यदि वो नींद की गोलियाँ क्या लेगा, ओवरडोज ले लेगा तो वो मर जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए ऑफ क्या है, ऑफ बताओ जी, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। इसके बाद में देखो स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म आया, पिल्स या नींद की गोलियाँ होती है। तो इफ़ वाले क्लोज में अभी आपने डिस्कस किया था, इफ़ वाले क्लोज में क्या नहीं आएगा, मॉडल नहीं आएगा, तो इफ़ ही टेक्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, विल को हटा देंगे, विल के बाद में बेस फॉर्म आती है, विल के स्थान पे क्या आएगा, टेक्स। क्या आएगा भाई,
एक्स आएगा। ओके, यानी ही कैसा सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए वर्ब भी कैसे चाहिए सिंगुलर, तो बी पार्ट में यहाँ मिस्टेक है। अब यहाँ इसको अब बताओ जी, आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते कहाँ से हैं? तो इफ़ वाले क्लॉज से या कंडीशनल सेंटेंस से, आप कंडीशन सूचक शब्द उनसे वह पढ़ा जाता है कि वो डिपेंडेंट क्लॉज पहले पढ़ा जाएगा, मेन क्लॉज बाद में आएगा, नहीं रिजल्ट बाद में आएगा, पहले कुछ रीजन दिखाना पड़ेगा आपको। तो इफ ही टेक्स द ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, यदि ओवरडोज स्लीपिंग पिल्स ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ही विल डाई, वह मर जाएगा, ये इसका रिजल्ट है। अब ओके वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया है। 20 क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, लेकिन हमने 25 क्वेश्चन दिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके फ्रेंड्स, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड सिनोनियम। आपको यहाँ पे इन वर्ड्स के सिनोनियम्स ही बताने हैं, ओनली सिनोनियम्स पूछे गए हैं, सिनोनियम्स बता दो जी। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, बताओ भाई फटाफट। प्रीएम्बल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, क्या सिनोनिम्स होगा, इसका समानार्थी क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा। अब आपके एग्जाम में सिनोनिम्स नहीं आएगा, एक्सप्रेस आ सकता है, सिमिलर आ सकता है, सिनोनिम्स आ सकता है। ओके, एक्सप्रेस वर्ड पूछा जा सकता है। तो प्रीएम्बल का मतलब होता है यहाँ पे PREM, प्रेम। प्रीएम्बल का मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है जी, परिचय होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो गया इंट्रोडक्शन। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। ओके, प्रीएम्बल को याद कैसे रखेंगे, प्रीएम्बल को याद रखो PREM, एक लड़का है प्रेम नाम का, वो IAM, तो बोल रहा IAM PREM, प्रेम, आई एम प्रेम, ऐसा बोल रहा है, तो क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना। तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो यहाँ पे किसका आंसर क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, एक नंबर। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा होता है, बच्चे इसको एयरफोर्स वाले बच्चे ध्यान दे, इसको याद कर लेना। डेफिनेशन की स्पेलिंग की करेक्ट स्पेलिंग और मिस स्पेल्ड में पूछ जाती है, DEFINITION इस पर स्पेलिंग होती है। मेडिटेशन ये भी नाउन है, सारे नाउन है, इसका मतलब ध्यान या चिंतन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। नेक्स्ट वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है केयरफुल, सावधान। केयरफुल होता है सावधान, याद कैसे रखोगे, WAR, वार। वार तो सुना होगा, वार का मतलब क्या होता है, बैटल, युद्ध। वार में लोग कैसे होते हैं, केयरफुल होते हैं, सावधान होते हैं कि कहीं से भी वार हो सकता है। रश का मतलब क्या होगा जी, बताओ फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इसका मतलब हो गया जल्दबाजी और उतावलापन। डेयरिंग का मतलब साहसी होता ही है। इनअटेंटिव का मतलब होता है, देखो अटेंटिव एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सतर्क या चौकन्ना। और इन लगने से, प्रीफिक्स लगने से, ये प्रीफिक्स है जो उपसर्ग बोलते हो आप, जो प्रीफिक्स लगने से इसका मतलब हो गया है लापरवाह। क्या हो गया भाई, लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूलेशन। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है भाई, ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है पीड़ा या दुख या दर्द। ओके, तो ट्रिब्यूलेशन को कैसे याद रखोगे, ट्री यानी तीन, TRI ट्री यानी तीन, BUL बुल यानी क्या होते हैं, सांड होते हैं। तीन सांड यदि आपके पास आ जाए लड़ते हुए तो आपको क्या करेंगे, वो सफरिंग, नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सफरिंग। वीकनेस, यहाँ वीक जो एडजेक्टिव है उसे वीकनेस NESS लगने से क्या नाउन बन गया, इसका हिंदी मीनिंग हो गया कमजोरी। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टिमुलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, उत्तेजना होती है ना, स्टिमुलेशन उत्तेजना। और डिलाइट वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है जी, बताओ जी। डिलाइट का मतलब होता है खुशी या आनंद। डिलाइट का मतलब क्या हो गया, खुशी या आनंद। स्टिमुलेशन उत्तेजना हो गई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करता हूँ, कोर्डियल। कोर्डियल को याद कर लो, कोर्डियल को काजल से या कोर्डियल को दिल से याद कर लो। एक कोरा दिल, तो कोरा दिल का मतलब कोरे दिल वाले होते हैं, मतलब जो जगह रखते हैं अपने दिल में, वो कैसे होते हैं भाई, फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं, फ्रेंडली। और चॉइस का आंसर क्या हो गया, कोर्डियल। कोर्डियल को आप चाहे काजल से याद कर लो, कोर्डियल या कोरे दिल वाले कैसे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। फास्ट यानी तेज। ओके, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, हॉस्टाइल। फॉरसेक का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। फॉरसेक क्या हो गया, त्याग देना या छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है आपका, डिस्कस कर देता हूँ इसको भी, सैगेसियस। तो इसका आंसर कोर्डियल। चॉइस का आंसर क्या हो गया भाई, चॉइस का आंसर जैसे मैं बता देता हूँ, 23 का आंसर क्या था, सफरिंग, एक नंबर। चॉइस का आंसर क्या था, बताओ भाई, चॉइस का आंसर क्या था, फ्रेंडली। और 25 है सैगेसियस, एडजेक्टिव है। इसे सैगेसियस का मतलब होता है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है चतुर या चालाक। ओके, अब आप कहते हैं कईयों को यू आर स्मार्ट। स्मार्ट ध्यान, फेस शक्ल से नहीं होता है भाई, शक्ल से स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट कहाँ से होता है, अकल से होता है। अकल से स्मार्ट होता है, शक्ल से स्मार्ट नहीं होता है। कभी आपको कोई बोल दे यू आर स्मार्ट बॉय, और आप जाके क्या करें, मिरर के सामने जाके अपने आप को निहारने लग जाए, नहीं भाई, अकल से स्मार्ट होता है, शक्ल से नहीं होता। ध्यान रखना, अकल से स्मार्ट होता है। स्मार्ट वर्ड अकल के लिए आता है, ना कि शक्ल के लिए। तो सैगेसियस को याद कर लो, ऐसे जी यानी साग, साग यानी हरी सब्जी, साग को याद कर लो, हरी सब्जी ऐसे जी साग। साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं, स्मार्ट होते हैं। साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं, स्मार्ट होते हैं। और फुलिश का मतलब क्या होता है जी, मूर्ख, ठीक है। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, बावली, टाट, बावली, बुच।
इग्नोरेंट यानी अज्ञान, और कंटेंट का वर्ब, एक कंटेंट वर्ब भी होती है, कंटेंट वर्ब का ध्यान रखना, वर्ब में तो होता है संतुष्ट करना, और एडजेक्टिव में होता है, इसका मीनिंग होता है एडजेक्टिव में संतुष्टि होता है। अब आप कहेंगे सर कंटेंट्स भी तो होते हैं, CONTENTS, इसी वर्ड में S लगा दो तो इसका मीनिंग वो नाउन है, उसका मतलब होता है कंटेंट्स। आपके बुक में भी लिखे होते हैं कंटेंट्स आते हैं, जैसे ग्रामर की बुक ले लीजिएगा, मैथ्स की ले लीजिएगा, या फिर आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा, उसमें कंटेंट्स आते हैं, विशेष सूची, टॉपिक वाइज विशेष सूची में दिए होते हैं, तो उनको बोलते हैं कंटेंट्स। ये है कंटेंट, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव में संतुष्ट और वर्ब में संतुष्ट करना। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर हमें ये सेशन अच्छा लगा है, तो हम ऐसे पेपर और डालते रहेंगे। यदि आप कमेंट में बताओगे तो मैं आगे सीरीज़ को जारी रखूँगा। ऐसे मैं 30 से 35 पेपर सेट आपको करवाने वाला हूँ, जिससे आपके एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें ये सेशन अच्छा लगा है। आप कंटिन्यू रखना इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।